नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने CWC पर FIR की मांग की है। जी हां, कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर FIR की मांग की गई है। वंदे मातरम कानून का विरोध करना देशद्रोह है, ये उन्होंने कहा है। संसद के कानून का विरोध कर रही है कांग्रेस। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बात का जिक्र किया। मैं डट के कहूंगा, डंके की चोट पे कहूंगा, जो वंदे मातरम गाना नहीं चाहते, जो वंदे मातरम से प्रॉब्लम है, जिनको इस मातृभूमि की वंदना से प्रॉब्लम है, उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जाए जहां भी जाना है। इसकी एक बहुत बड़ी पार्टी, वो वर्किंग कमेटी ये फैसला लेती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी फैसला लेती है। हम वंदे मातरम का इतना पार्ट गाएंगे। अरे इतना भी क्यों गाते हो, इतना भी क्यों गाते हो, इतना भी मत गाओ, क्यों गाते हो? मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं, गृह मंत्री से मांग करना चाहता हूं, पूरी की पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। विशाखापट्टनम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 6 साल का मासूम और टीचर की पिटाई के बाद उसकी मौत की खबर। अब सवाल सिर्फ एक मासूम की मौत का नहीं, सवाल यह भी है कि क्या स्कूल में अनुशासन के नाम पर बच्चों पर हाथ उठाने की परमिशन किसी को है? क्या कानून इसकी परमिशन देता है? कानून क्या कहता है? बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या अधिकार हैं? और बच्चों पर हाथ उठाने वाले शिक्षकों पर कैसी कार्रवाई हो सकती है? देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिर्फ एक बच्चे के गिरने की नहीं है, ये सवाल है स्कूल की सुरक्षा पर, शिक्षक के व्यवहार पर और उस सिस्टम पर जिसके भरोसे माता पिता अपने नन्हे बच्चों को स्कूल भेजते हैं। विशाखापट्टनम के वन टाउन इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में 6 साल के प्रणय तेजा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रणय UKG में पढ़ता था। परिवार का कहना है उसे कोई बीमारी नहीं थी। CCTV में दिखाई दे रहा है कि क्लासरूम में बच्चा अपनी मैडम के सामने है। किसी बात पर मैडम उसकी शर्ट खींचती है। बच्चा रोने लगता है, अपने हाथ आगे करता है, मानो जैसे कह रहा हो प्लीज ऐसा मत कीजिए, लेकिन मैडम उसके कपड़े को खींचती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद उसे एक थप्पड़ मार देती हैं और कुछ ही पल बाद बच्चा मैडम की गोद में गिर जाता है। मैडम बच्चे को जगाने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है, लेकिन मासूम की हालत बिगड़ती चली गई। बच्चे को किंग जॉर्ज अस्पताल यानी KGH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर स्कूल में हुआ क्या था? परिवार का आरोप है कि होमवर्क पूरा नहीं करने पर बच्चे की पिटाई की गई और इसी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। परिवार का यह भी आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने माता पिता को तुरंत सूचना नहीं दी, बल्कि बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल के एडमिशन नोट में कथित तौर पर लिखा गया कि बच्चा स्कूल के मैदान में खेलते समय गिरा था। लेकिन परिवार सवाल उठा रहा है, जब स्कूल में मैदान ही नहीं है तो फिर बच्चे के गिरने की कहानी कैसे सामने आई? बेटे की मौत की खबर सुनकर माता पिता और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। परिवार ने मैडम की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि सुबह जिस बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, शाम तक वही बच्चा दुनिया से चला गया। पुलिस ने विशाखापट्टनम के वन टाउन थाने में मामला दर्ज कर लिया। क्लासरूम का CCTV भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें घटना के दौरान की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से साफ होगा कि मासूम की मौत की असली वजह क्या थी और CCTV में दिख रही घटना का मौत से क्या संबंध है। स्कूल में बच्चों पर हाथ उठाना कानूनन अपराध है। थप्पड़, कान खींचना, छड़ी से मारना, ये BNS की धारा 115(2) में आती है, जिसमें 1 साल तक जेल जुर्माना। दूसरा, मारपीट से गंभीर चोट या अंग भंग, ये BNS की धारा 117(2) में आती है, जिसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। तीसरा, मारपीट से जान को खतरा, ये BNS की धारा 109 में आती है, 10 साल तक जेल, आजीवन कारावास। टॉर्चर से बच्चे की मौत, ये BNS की धारा 106 में आती है, 10 साल तक की जेल या आजीवन कारावास। लापरवाही हिंसा से बच्चे की मौत, ये BNS की धारा 105 में आती है, 10 साल तक की कारावास। ये सख्त कानून तो हैं, लेकिन ये हादसे कहां रुकते हैं?
स्कूल जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें, वहां अगर एक 6 साल का मासूम अपनी जान गंवा दे तो सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं रहता। सवाल उठता है, क्या बच्चों को अनुशासन के नाम पर डराया या पीटा जा सकता है? प्रणय तो चला गया, लेकिन उसकी मौत एक ऐसा सवाल छोड़ गई जिसका जवाब अब स्कूल प्रबंधन और जांच एजेंसियों को दोनों को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिसार की अदालत, जहां इंसाफ के लिए लोग पहुंचते हैं, उसी कोर्ट परिसर में आज दिन दहाड़े गोलियां चली और निशाने पर था हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काणा। बाइक सवार बदमाशों ने काणा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, करीब 14 राउंड गोलियां चलाई और इस गोलीकांड में गैंगस्टर मारा गया। वारदात के बाद मौके से फरार हो रहे एक हमलावर को दबोच भी लिया गया। देखिए। हरियाणा का हिसार आज गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। हिसार कोर्ट परिसर में आज दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पेशी के लिए पहुंचे गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काणा पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी। बदमाशों की इस गोलीबारी में विनोद पानू की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी घायल हो गए। दरअसल गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काणा अपने साथियों के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी से कोर्ट पहुंचा था। गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई, काणा अपने साथियों के साथ कोर्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड बाद गोलियों की बौछार होने वाली है। कोर्ट के गेट पर बाइक सवार 2 बदमाश पहले से घात लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही काणा उनके निशाने पर आया, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान करीब 14 राउंड फायरिंग की गई। कोर्ट परिसर उसमें पार्किंग में जो है इस प्रकार की घटना के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें विनोद नामक व्यक्ति है, इनकी गोली लगी है और एक व्यक्ति को इसमें काबू किया गया है। इनसे वेपन भी रिकवर हुआ है। प्रथम दृष्टया ये पता लगा है, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, कि जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है इनके खिलाफ लगभग 32 मुकदमे पहले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, अन्य प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। अचानक हुई इस गोलीबारी की वारदात से कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वही वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर बाइक से फरार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसी दौरान काणा के साथियों ने एक हमलावर का पीछा कर पार्किंग के पास उसे दबोच लिया। इसके बाद हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया है। लगभग 250 के आसपास की घटना है। मौके पे हमारी जो टीम है मुस्तैद थी। कोर्ट सिक्योरिटी की टीम ने जो व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहा था, जिसने फायरिंग करी है और जिसने बताया भी है कि मैंने फायरिंग करी थी, उसको वहीं पकड़ लिया है। अब इनका क्या कारण था, क्या मोटिव था, ये कहाँ से आए थे और जो और भी एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो जांच जारी है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोर्ट परिसर में गैंगस्टर विनोद काणा की हत्या की साजिश किसने रची? किस गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया? शूटआउट के पीछे पुराना गैंग वॉर है या कोई नई दुश्मनी? आपको बता दें, विनोद पानू उर्फ काणा भी कोई आम अपराधी नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विनोद काणा के खिलाफ हत्या समेत 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में आपराधिक गतिविधियों का रिकॉर्ड रहा है। काणा पर एमएलए सावित्री जिंदल के पीए के भतीजे की हत्या का भी आरोप था। हिसार पुलिस की लिस्ट में काणा मोस्ट वांटेड बदमाश था, यानी जिस गैंगस्टर के नाम से सभी इलाकों में खौफ का माहौल था, आज उसी गैंगस्टर को कोर्ट के गेट पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। काणा का अपराध की दुनिया से रिश्ता कितना पुराना था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2017 में सीआईए ने जब उसे गिरफ्तार किया था, उस वक्त काणा पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। लेकिन सवाल सिर्फ एक गैंगस्टर की हत्या का नहीं है। सवाल ये कि आखिर कोर्ट परिसर जैसी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर हथियार बंद हमलावर पहुंचे कैसे? हिसार कोर्ट में दिन दहाड़े हुई इस गैंग वॉर ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ में रिश्तों के खौफनाक अंत की कहानी सामने आई है। एसबीआई के कर्मचारी ने पहले पत्नी को बैंक के बाहर बुलाया और उसकी हत्या कर दी, फिर घर पहुंचकर अपनी बीमार बहन की जान ले ली और इसके बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया।
वारदात के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस सीसीटीवी, फॉरेंसिक और दूसरे सबूतों के जरिए पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। आखिर बैंक के बाहर से घर तक कैसे पहुंची इस खौफनाक वारदात की कहानी देखिए। लखनऊ में बैंक कर्मचारी की खौफनाक करतूत। पत्नी को बैंक के बाहर बुलाया, बातचीत की और फिर गोली मार दी। इसके बाद घर पहुंचा, बीमार बहन को भी नहीं छोड़ा और आखिर में खुद को भी गोली मार ली। एक ही दिन में डबल मर्डर और सुसाइड ने पूरे लखनऊ को हिला दिया। कहानी शुरू होती है गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे से। एसबीआई में फील्ड ऑफिसर मानस वाजपेयी कार से गोमती नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक पहुंचा। फोन कर पत्नी दिव्या मिश्रा को बाहर बुलाया। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई और फिर मानस ने दिव्या पर फायरिंग कर दी। पूरी प्रक्रिया में यह है कि उनकी करीब 7-8-10 साल पहले शादी हुई थी। तो करीब 5-6 साल से हमारी सिस्टर दिव्या अपने घर पे रह रही थी, अलग होकर रह रही थी। करीब 10 महीने पुरानी 10 या 11 महीने पहले कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई हो चुका है। पत्नी को गोली मारने के बाद मानस मौके से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद वो अपने घर पहुंचा, जहां उसकी 28 साल की बहन शीबा मौजूद थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मानस बेहद परेशान हालत में घर पहुंचा। अंदर जाते ही कमरे का दरवाजा बंद किया और टीवी पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चला दी। इसके बाद घर के अंदर गोलियां चली। पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज सुनी, दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर भाई बहन पड़े थे। पुलिस को सूचना दी गई और देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में बदल गया। एक ही दिन में एक परिवार के 3 लोगों की मौत ने चारों तरफ एक माहौल को सनसनीखेज कर दिया है। बहुत तनावपूर्ण माहौल हो गया है कि आखिर क्या कारण रहे होंगे कि मानस को दूसरा रास्ता नहीं सूझा। उसने अपनी कमाती हुई जो बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर थी, उसकी हत्या कर दी। खुद एसबीआई बैंक में सीनियर अधिकारी होने के हुआ था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को मारता है, खुद को मौत के हवाले करता है और अपनी बहन को भी मारता है। देखा जाए तो परिवार के 3 सदस्य एक साथ खत्म हो जाते हैं और बहुत सारा सवाल छोड़ के जाता है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा भी घटनास्थल और आईसीआईसीआई बैंक पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। ये पारिवारिक मामला था जिसमें जो पति था उसको अपनी पत्नी से जो भी शिकायतें थी, जो भी विवाद उनका चल रहा था, चाहे पारिवारिक न्यायालय में चल रहा हो, चाहे जो परिवारजन द्वारा बताया गया कि वो कुछ समय जो पत्नी है वो मायके रहती थी, कुछ समय आ जाती थी, परंतु नवंबर 2025 से उनका यहाँ पर आना नहीं हुआ। वाद विवाद बढ़ता जा रहा था। तो इसी क्रम में और अपनी बहन का जो डिप्रेशन के बारे में परिवारजन वालों द्वारा बताया गया है, उसी क्रम में ये घटना घटित होना प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है। लेकिन इस खौफनाक वारदात के पीछे की कहानी अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। पुलिस को मानस का एक व्हाट्सएप स्टेटस भी मिला है जिसमें उसने पत्नी की हत्या का जिक्र किया और उसके बाद खुद और अपनी बहन को मारने की बात लिखी। दरअसल दिव्या और मानस की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। दोनों के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। दिव्या ने करीब 1 साल पहले पारिवारिक न्यायालय में तलाक की अर्जी भी दायर की थी। इसके बाद दोनों अलग अलग रह रहे थे। दिव्या आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थी और रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। वहीं मानस एसबीआई में कार्यरत था। मानस के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार में उसकी बीमार और अविवाहित बहन शीबा ही थी। पुलिस के मुताबिक शीबा का इलाज चल रहा था। मानस को डर था कि उसके मरने के बाद बहन की देखभाल कौन करेगा। यानी एक तरफ पत्नी से टूटता रिश्ता, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी, और इन सब के बीच मानस ने जो रास्ता चुना उसने 3 जिंदगियां खत्म कर दी। अब पुलिस के सामने कई सवाल हैं। क्या पत्नी की हत्या पहले से प्लान्ड थी? बहन को क्यों निशाना बनाया गया? हथियार कहां से आया? और वारदात से पहले और बाद में मानस ने क्या क्या किया? हर सवाल का जवाब अब सीसीटीवी, फॉरेंसिक जांच और डिजिटल सबूतों से तलाशा जा रहा है। पत्नी की हत्या और फिर बहन की हत्या और आखिर में आरोपी की मौत। लखनऊ की इस खौफनाक वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पुलिस की जांच में ये सामने आएगा कि आखिर इस खूनी साजिश के पीछे की पूरी कहानी क्या थी और वारदात की हर कड़ी कैसे जुड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब देखिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट और पुलिस एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी कर दिया है। कमेटी पुलिस कार्रवाई के साथ साथ प्रदर्शनकारियों की तरफ से हुई हिंसा की भी जांच करेगी। खास तौर पर महिला प्रदर्शनकारियों से कथित बदसलूकी, गंभीर चोटों और पुलिस की तरफ से बल प्रयोग के आरोपों की भी जांच की जाएगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन, पुलिस से टकराव और फिर सामने आए गंभीर आरोप। अब इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला, मेघालय के पूर्व डीजीपी डॉक्टर LR बिश्नोई सदस्य बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की तरफ से हुई हिंसा दोनों पहलुओं की गहराई से जांच करने की जिम्मेदारी दी है। ये कमेटी प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन, इलेक्ट्रिक लाठी, बिना चेतावनी आंसू गैस और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच और भविष्य के लिए सुझाव देगी। ये कमेटी महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ की जांच करेगी। प्रदर्शनकारियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और निजता के उल्लंघन के दावों की जांच होगी। प्रदर्शनकारियों और असामाजिक तत्वों की तरफ से पुलिस पर हमलों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। कमेटी देखेगी कि बल प्रयोग के दौरान कानून का उल्लंघन हुआ था या नहीं। ड्यूटी पर घायल सुरक्षा कर्मियों की स्थिति पर भी कमेटी जानकारी लेगी। सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। घायलों को तुरंत बेहतर इलाज और अंतरिम आर्थिक मदद देने का विचार होगा। कोर्ट ने जो कमेटी गठित करने का आदेश दिया है उसमें ये एग्जामिन करेंगे कि जो भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान जो छात्रों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है उसकी जांच में कौन कौन पुलिस वाले शामिल थे, कौन कौन लोग और शामिल थे, जो पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया गया था पुलिस द्वारा वो कितना एक्सेसिव था। ये सारी चीज़ों की जांच कमेटी करेगी और वो रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। कमेटी ये जांच करेगी कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं किया। इसके अलावा भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने जिस तरीके से बल प्रयोग किया, क्या वो जरूरी और उचित था, इसकी भी जांच की जाएगी। जांच को पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग और वायरलेस लॉग कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए। पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर लोग अपनी पहचान छिपाकर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी की जांच सिर्फ एक बार की कार्रवाई नहीं होगी। कमेटी इन मुद्दों का लगातार आकलन करेगी और समय समय पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी ताकि कोर्ट जरूरत के मुताबिक कदम उठा सके और उचित निर्देश जारी कर सके। जो हम लोगों के पास साक्ष्य हैं हम लोग जुटाए हैं, जो हम लोगों ने तथ्य जुटाए हैं, स्टूडेंट्स जो हम लोगों से संपर्क किए थे जिनके खिलाफ ब्रुटैलिटी हुई थी, और भी जो सारे तथ्य जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहे दिल्ली पुलिस हो या CRPF हो, जिसमें पैलेट गन का यूज किया गया, जिसमें जो शॉक बटन होते हैं इलेक्ट्रिक उनका यूज किया गया, कील लगी हुई लाठी का प्रयोग किया गया, इन सारे एस्पेक्ट से कमेटी जांच करेगी और अपनी जांच को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी। आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का जंतर मंतर पर प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने संसद चलो मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस का आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, बैरिकेड तोड़े और पुलिसकर्मियों से मारपीट की। दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च को गैरकानूनी बताया था। बहरहाल अब इन्हीं आरोपों और दावों के बीच सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी पूरे मामले की तह तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पब्लिक व्हीकल चलाना है तो मराठी भाषा आनी चाहिए। जी हां,
सरकार के इस फैसले ने महाराष्ट्र में ऑटो चालकों की थोड़ी सी ही सही पर उन्हें परेशान तो कर दिया है। हालांकि सरकार सभी ऑटो चालकों, कैब चालकों को मराठी भाषा सिखाने के लिए मुफ्त में क्लास भी लगवा रही है, पर जो बेसिक मराठी भाषा भी सरकार द्वारा दिए गए समय में नहीं सीख पाएंगे, उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसीलिए आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड सड़कों पर निकल चुकी है, ये देखने और परखने के लिए कि आखिर सरकार के इस फैसले को कौन कौन गंभीरता से ले रहा है और कौन नहीं। क्या है पूरा मामला, देखिए। महाराष्ट्र में ऑटो चालकों पर सरकार के फरमान का असर शुरू हो गया है। वो फरमान जिसमें साफ हिदायत दी गई है, अगर किसी ऑटो चालक को मराठी भाषा का बेसिक ज्ञान नहीं है तो उसका लाइसेंस रद्द होगा। जी हां, सही सुना आपने। इसी फरमान को धरातल पर उतारने के लिए महाराष्ट्र की सड़कों पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया। पुलिस की टीम उन ऑटो चालकों पर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने सरकारी आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जो भी रिक्शा टैक्सी चालक है उन्होंने यहाँ पे आना चाहिए, उन्होंने काम काज करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, अपना रोजी रोटी का जो सवाल है वो सवाल उन्होंने पूरा करना चाहिए। मगर महाराष्ट्र की संस्कृति है, मराठी की हमारी राजभाषा है, उसको साथ में लेके आपको आगे चलना है। अगर फिर भी आप बोलेंगे कि नहीं मराठी को हम कोई देखेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं और बोलेंगे भी नहीं, तो ये नहीं चलेगा। अगर उसको मराठी नहीं आता रहेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो कानून में है उसके हिसाब से करेंगे। सरकार के आदेशों के अनुसार जिन ड्राइवरों ने अभी तक जरूरी मराठी का ज्ञान हासिल नहीं किया, उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि 15 अगस्त के बाद 105 दिन की मोहलत खत्म हुई और 20 अगस्त से मराठी नियम को लेकर प्रक्रिया को और सख्त किया जा रहा है। तो आज से ये ड्राइव चालू हो चुका है, जिसमें हम रिक्शा वालों को पूछ रहे हैं जिसको मराठी आता है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको मराठी आता नहीं है उनको एक नोटिस दे रहे हैं। इस प्रकार की नोटिस दे रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि आपको 1 महीने के अंदर मराठी काम चलाओ मराठी सीखना है। बता दें कि सरकार की ओर से चालकों के लिए मुफ्त मराठी भाषा की क्लास भी लगाई जा रही थी, यानी भाषा सीखने का रास्ता भी सरकार ने खुला रखा। कई चालक इन क्लासों में पहुंचकर मराठी भाषा सीख भी रहे, लेकिन जो चालक तय समय में काम चलाओ मराठी सीखने में नाकाम रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। पहले बैच सस्पेंड होगा और नियमों का पालन नहीं करने पर आगे उसे कैंसिल भी किया जा सकता है। एक्शन में अब आरटीओ की टीम सिर्फ कागजात ही नहीं देखेगी, बल्कि ड्राइवर की व्यवहारिक मराठी भी जांची जा सकती है। मतलब ड्राइवर से रोजमर्रा की बातचीत से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। कुठे जायच यानी कहां जाना है, किती भाड़े होइत यानी कितना किराया होगा, यानी मकसद साहित्यिक मराठी की परीक्षा लेना नहीं, बल्कि यात्री से सामान्य बातचीत करने लायक वर्किंग नॉलेज ऑफ मराठी देखना है। मराठी काम चलाओ मराठी सीखना है और ऑफिस में आना है। अगर नहीं आए तो आपका जो बैच है, लाइसेंस पे जो बैच रहता है रिक्शा या टैक्सी चलाने का इस एरिया में, वो सस्पेंड हो जाएगा। और 3 महीने में, अगले 3 महीने में अगर आप फिर भी नहीं आए तो आपका बैच वो कैंसिल हो जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग वगैरह है मराठी लैंग्वेज का वो सब फ्री में है। मुंबई और महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चलाने वाले गैर मराठी ड्राइवरों के लिए अब सवाल सिर्फ मराठी सीखने का नहीं है, बल्कि नियमों के मुताबिक अपनी रोजमर्रा की बातचीत की क्षमता साबित करने का भी है। सरकार ने साफ किया है कि उसका मकसद किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं, बल्कि यात्रियों और ड्राइवरों के बीच संवाद बेहतर करना है। इसी वजह से फिलहाल सीधे लाइसेंस रद्द करने के बजाय सुधार का मौका देने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।